हाँ जी, कोई क्वेश्चन? सर इसमें जो एवेल्यूएशन होगी फ्रंट हाँ, एंड की, वो एंड में होगी या मतलब अभी पेजेस डाल जो आपने सकते मुझे हैं? सेंड किए हुए हैं ना, तो मैं वन बाय वन देख रहा हूँ उनको। ठीक है। नहीं सर, और अगर हमने कोई और पेजेस डाल, अगर उसमें एडिशन करनी है तो वो जब आप जावास्क्रिप्ट सबमिट करवाएंगे उस वक्त करवा दें। अदरवाइज फिर जब आप एंड पे करेंगे तो उस वक्त इसमें माइनर चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, मेजर नहीं करनी, माइनर। फॉर एग्जांपल आपने रियलाइज़ किया कि ये जो व्यू है ये मैंडेटरी है, जो कि आप अर्लियर ऑन सोच रहे थे कि ये एग्जिस्ट ना भी करे तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा, तो उस तरह की चेंजेस जो कि फॉर एग्जांपल ऑप्शनल जो एट सम पॉइंट जनरेट होती है ना, अगर आपकी जो ऐसी चेंजेस हैं जो कि फॉर एग्जांपल मेजर चेंजेस में आए, फॉर एग्जांपल आपके 50% ऑफ द वेब पेजेस या 50% ऑफ द लेआउट जो है वो बाद में आ रहा हो, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अदरवाइज माइनर चेंजेस तो एक्सेप्टेबल हैं। आप फॉर एग्जांपल ठीक एजेक्स जब आप यूज़ करेंगे ना, एजेक्स, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी वेब जो व्यूज़ हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, कि ठीक सर, वो आपको विश लिस्ट डालना भूल गया था। ठीक है, उसमें एक आध उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपका मेजर काम होना चाहिए जिससे फॉर एग्जांपल ये लगे कि आपने एफर्ट किया और लोगों ने किए हैं एफर्ट। ठीक है, तो जो कुछ लोग हैं उन्होंने एफर्ट किए हैं। बेसिकली जब से खुद नहीं करेंगे तो लर्निंग ही होगी, तो ये इसका पॉइंट होता है फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट, सेमेस्टर प्रोजेक्ट का। ठीक है, अदरवाइज टेक्नोलॉजी तो आप सीख लेंगे और उनको देख लेंगे, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको एक ग्रिप आ जाएगी। फिर इन फ्यूचर उससे बड़ा प्रोजेक्ट या उससे वेरिएड किस्म की इंप्लीमेंटेशन अगर आपने करनी हुई तो वो आपके लिए करना आसान होगा। दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द सेमेस्टर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम बेसिकली कल हमने कार्ड ऑपरेशन स्टार्ट किए थे और इंसर्ट किया था डाटा इन द डाटाबेस, एंड देन वी व्यूड द डाटा। बेसिकली हमने सेलेक्ट की क्वेरी को यूज़ किया था और फिर उसके बाद हमने टेम्पलेटिंग लैंग्वेज का थोड़ा सा सेंटेक्स देखा था। और टेम्पलेटिंग लैंग्वेज को आप अपने वेब पेजेस के अंदर फॉर एग्जांपल जो ऐसा कोड जो कि रिपीट हो रहा है इन मल्टीपल वेब पेजेस, उसको बेसिकली अवॉइड किस तरह कर सकते हैं रिपीटिशन को। ठीक है, तो उसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जिसमें आप एक पेरेंट टेम्पलेट बना दें, उसके अंदर यील्ड एक डायरेक्टिव होता है। ठीक है, यील्ड डायरेक्टिव से एक फॉर एग्जांपल आप कोई सेक्शन क्रिएट कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल सेक्शन विद द कंटेंट हो गया या मेन कंटेंट, जो भी आपका अपना नाम हो। ठीक है, तो उसके अलावा फॉर एग्जांपल टाइटल ऑफ द वेब पेज है या इस तरह की और चीज़ें, हेडर है। तो ऐसा बेसिकली आपके पास कोड जो कि रिपीट हो रहा है मल्टीपल वेब पेजेस के अंदर, उसके अंदर आप एक पेरेंट टेम्पलेट क्रिएट कर दें। देन यूजिंग द टेम्पलेट इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली आप चाइल्ड टेम्पलेट्स क्रिएट करें और चाइल्ड टेम्पलेट्स में पेरेंट टेम्पलेट है उसको एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, और इन अ वे सिर्फ वो सेक्शंस जो कि आपके चाइल्ड टेम्पलेट में डिफरेंट हैं तो वो पेरेंट टेम्पलेट के अंदर काइंड ऑफ इंजेक्ट कर दें या इंसर्ट कर दें। तो उससे ये होगा कि वो रेस्ट ऑफ द सेक्शंस जो पेरेंट से ले लेगा, जबकि जो डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके हर एक वेब पेज के अंदर वो चाइल्ड से आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमने कल देखा था कि जो टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है आपकी, उसमें जो आपके पीएचपी के कोड्स हैं या उसके अंदर जो पीएचपी के लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, उनके पैरेलल आपके पास फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल स्टेटमेंट्स, जिस तरह इफ एल्स हो गई या स्विच हो गई, या आपके पास लूप्स के डायरेक्टिव्स हैं। इसके अलावा और भी हैं डायरेक्टिव्स, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर योर इंटरफेस क्रिएशन, सिर्फ मैंने आपको वो बताया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप उसके वेब पेज पे जाएं डॉक्यूमेंटेशन में तो उसमें और भी डायरेक्टिव हैं। तो हमने कुछ डायरेक्टिव्स देखे थे जो कि मैंडेटरी थे, फॉर एग्जांपल फॉर डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेजेस। तो उसके साथ हमने एसोसिएटेड कुछ एक्सरसाइज भी की थी, जिन लोगों ने कर ली थी उन्हें थोड़ा आइडिया हो गया होगा और अब वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जो हमारी फ्यूचर लैब्स होंगी, ठीक है, वेदर दे आर इन द एजेक्स और दे आर फॉर द क्राउड ऑपरेशन, क्योंकि क्राउड ऑपरेशन की हमने लैब तो नहीं की, तो हम बेसिकली हो सकता है नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को करें। तो उसमें भी आप ब्लेड टेम्पलेटिंग जो सिंटैक्स है वही यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जस्ट फॉर द क्लास में आपको, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ पीएचपी की बेसिक्स को देखा था ना इससे पहले तक, तो मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था दिस इज़ यूजिंग द बेसिक पीएचपी। और इसमें फॉर द प्रोजेक्ट पार्ट यू हैव गॉट द ऑप्शन, अगर आप प्लेन पीएचपी को यूज़ करना चाहें इट्स फाइन एज वेल, जिस तरह के आपको ये जहाँ पे टैग नज़र आ रहे हैं उसके अंदर आप प्लेन पीएचपी का कोड लिख रहे हैं। ठीक है, और अगर आप टेम्पलेटिंग लैंग्वेज यूज़ करना चाहें दैट्स फाइन एज वेल। तो आपने ब्रेड्थ वाइज बेसिकली अपने प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है। ठीक है, रादर दैन कि आप उसमें ऐसी एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी डाल दें जो कि उसके कंप्लीशन के जो टाइम फ्रेम है उसको इम्पैक्ट कर दे या वो बेसिकली कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो पहले आपने देखना है कि मिनिमम फंक्शनलिटी के साथ जो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं उसके साथ आप सारे के सारे मॉड्यूल्स को एक दफ़ा रेडी कर लें, फिर उसमें
फॉर एग्जांपल कोई चेंजेस करना चाहें आप, इफेक्ट्स डालना चाहें या उसको किस तरह वेरिएट करना चाहें, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो इस जो ये वाला जो बेसिकली एक प्रोजेक्ट था ऑनलाइन फिश मार्केट, ये मैंने क्रिएट किया था। ये काइंड ऑफ वेरी सिंपल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर CSS नहीं है, जस्ट स्क्रिप्ट ऑपरेशन है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जस्ट मैंने एक ही कंट्रोलर क्रिएट किया है, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। और इस यूज़र कंट्रोलर के अंदर मैंने सारे के सारे फंक्शंस प्लेस किए हैं रिलेटेड टू वेदर दे आर रिलेटेड लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है, या आपने पासवर्ड को मैच करना हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आपने कोई और ऑपरेशन करना हो, फॉर एग्जांपल स्टोरिंग द फिश इंफॉर्मेशन या डिलीटिंग और अपडेटिंग द फिश इंफॉर्मेशन। सो इट इज़ पॉसिबल। कंट्रोलर्स का मकसद ये होता है कि आपके वो सिमिलर कोड को ग्रुप करें, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में ये भी हो सकता था कि मैं 2 कंट्रोलर क्रिएट करता। फर्स्ट वन फॉर द यूज़र, फॉर एग्जांपल CRUD ऑपरेशंस। यूज़र कंट्रोलर जो है इसमें सिर्फ यूज़र से रिलेटेड CRUD ऑपरेशन हो कि यूज़र के रिकॉर्ड को अपडेट करना है, डिलीट करना है, या फॉर एग्जांपल नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। फिर सेकंड मैं कंट्रोलर क्रिएट करता फिश कंट्रोलर, या फॉर एग्जांपल है, ठीक है। तो फिश कंट्रोलर के अंदर मैं फिश से रिलेटेड जो भी CRUD ऑपरेशन है उनको हैंडल करता। इसी तरह मेरा जब ये प्रोजेक्ट एक्सपैंड होगा और इसमें और एस्पेक्ट्स आएंगे तो फिर मेरे कंट्रोलर्स भी बढ़ते चले जाएंगे। तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सिर्फ एक कंट्रोलर पे आपने बेसिकली रिलाई नहीं करना, ठीक है। आपने कंट्रोलर्स को इस तरह क्रिएट करना है कि वो सिमिलर कोड को ग्रुप करें। तो फॉर एग्जांपल अगर ई-कॉमर्स है तो प्रोडक्ट तक एक कंट्रोलर क्रिएट कर दें, ठीक है, एक यूज़र का कंट्रोलर क्रिएट कर दें, एक एडमिन का कंट्रोलर क्रिएट कर दें, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर एग्जांपल चेकआउट से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो जो भी बेसिकली फंक्शनैलिटी जिसमें काइंड ऑफ इन इट सेल्फ कंप्लीट CRUD ऑपरेशन हो रहे हैं ना, उनको एक कंट्रोलर के अंदर प्लेस कर दें। तो फिर आपको पता तो है कि आपने वेब से इन डिफरेंट कंट्रोलर को किस तरह रेफर करना है। तो यहाँ पे जो मेरे आपके पास ये web.php नज़र आ रही है, तो यहाँ पे जो राउट्स के क्रॉस में फंक्शंस कॉल कर रहा हूँ वो सारे के सारे यूज़र कंट्रोलर के अंदर है, ये देखें, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर के अंदर है सारे। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली फिर करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर का पाथ देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है कि यूज़र कंट्रोलर हो, फिर ये जो फिश से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं दे आर इन द फिश कंट्रोलर। तो इससे ये होता है कि एक नेमिंग कन्वेंशंस भी होते हैं, ये भी आपने बेसिकली आई वुड लाइक कि आप देखें चीज़ें ना। तो किसी भी आप लैंग्वेज को यूज़ करें या किसी भी फ्रेमवर्क को यूज़ करें, उसके अपने नेमिंग कन्वेंशंस हैं। तो फॉर एग्जांपल जब भी CRUD ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं तो उसके नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि आप फंक्शंस के नेम इस तरह लिखें, स्टोर, अपडेट, डिलीट, ताकि फंक्शन नेम से ही आइडिया हो जाए कि ये फंक्शन एक्चुअली कंट्रोलर के अंदर क्या परफॉर्मेंस या क्या परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होगा। तो जब आप फॉर एग्जांपल CRUD ऑपरेशंस हर एक एंटिटी से रिलेटेड कर रहे हैं, तो फिर आप एक ही सिमिलर नेम के फंक्शंस फॉर डिफरेंट एंटिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। जिस तरह के अब यूज़र कंट्रोल मैंने एक ही क्रिएट किया ना, तो इसके अंदर जब मैं फॉर एग्जांपल लॉगिन कर रहा था तो मैंने लॉगिन का कंट्रोलर क्रिएट किया, ठीक है। अब मैं जब रजिस्टर कर रहा था तो मैं यहाँ पे भी स्टोर का फंक्शन भी क्रिएट कर सकता था। फॉर एग्जांपल कि मैंने डाटा, यूज़र का डाटा स्टोर करना है, लेकिन क्योंकि मैंने नीचे स्टोर का फंक्शन शायद स्टोर फिश के नाम से, पहले मैं ये स्टोर था तो मैंने इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे बेसिकली फिश के डाटा को स्टोर कर रहा था तो मैंने यहाँ पे स्टोर फिश कर दिया। और ऊपर जब रजिस्टर जिसमें कि यूज़र का डाटा मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इन द डाटाबेस, तो उसको मैंने रजिस्टर लिखा। तो होना ये चाहिए था कि जब मेरे पास अगर मल्टीपल कंट्रोलर्स होते तो मैं यूज़र कंट्रोलर के अंदर फंक्शंस राइट करता, फॉर एग्जांपल स्टोर, रिट्रीव, अपडेट, डिलीट, ठीक है। फिर फिश कंट्रोलर के अंदर भी स्टोर, डिलीट, अपडेट और अपडेट और डिलीट और रिट्रीव, ठीक है। तो ये 4 बेसिकली ऑपरेशन होते हैं। तो वो फिर जो भी कंट्रोलर आप ओपन करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि ये जो 4 फंक्शंस हैं ये बेसिकली किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक ही कंट्रोलर के अंदर सारे का सारा कोड लिखेंगे तो फिर जो मल्टीपल एंटिटीज़ हैं आपके प्रोजेक्ट की, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि फिर आपको फंक्शंस के नेम थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल स्टोर फिश, इसी तरह यहाँ पे स्टोर यूज़र, फिर व्यू यूज़र, व्यू फिश, अपडेट फिश। तो काइंड ऑफ एक जो बेसिकली लॉजिक है बिहाइंड द कंट्रोलर्स के, वो एक सिमिलर कोड को, सिमिलर नेचर के कोड को, सिमिलर एंटिटी से रिलेटेड कोड को ग्रुप करें तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। So you can create as many controllers as you wish depending upon the requirement of your web page, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा। तो अगर आपने इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लिया है फ्रेमवर्क का, तो आपका जो इसका कोड फ्लो है वो समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आप URL जनरेट करते हैं, दैट बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम एड्रेस बार और फ्रॉम विद इन द सिस्टम, कोई URL जनरेट करें, ठीक है। तो जब भी URL जनरेट करते हैं तो वो राउट्स के अंदर आता है और उसके फर्स्ट जो पैरामीटर है गेट मेथड का या पोस्ट मेथड का, उसके साथ मैच करता है। और सेकंड पैरामीटर पे जो कंट्रोलर है
वहाँ पे जाता है और उसके अंदर कंट्रोलर नेम के अंदर जो फंक्शन है उसको बेसिकली एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर तो आपके पास ना HTML है और ना फॉर एग्जांपल आपके पास कोई राउट्स हैं। इट इज़ प्योरली PHP कोड जिसके अंदर आपकी जो प्रोजेक्ट है उसकी बिजनेस लॉजिक है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर से कोड एग्जीक्यूट होगा। सो फॉर एग्जांपल उस कोड एग्जीक्यूशन के बाद आप कोई व्यू पे चले जाएंगे, ठीक है। तो राउट से कंट्रोलर, कंट्रोलर से व्यू, तो व्यू से बेसिकली जो आप कोई और फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास नीचे व्यू है रिसोर्सेज के अंदर दिस वन, तो व्यूज़ के अंदर से आप कोई नया एक राउट जनरेट करेंगे फॉर एग्जांपल, वो दोबारा web.php के अंदर जाएगा, फिर कंट्रोलर ठीक व्यू। इन सम केसेस अगर आप चाहते हैं कि नहीं फॉर एग्जांपल आपके कंट्रोलर के अंदर कोई ख़ास किस्म की फंक्शनलिटी नहीं है जिसको आप व्यू पे डिस्प्ले कर सकें, ठीक है, तो आप इन दैट केस आप कंट्रोलर से ही राउट पे भी जा सकते हैं। तो फॉर दैट पर्पज देयर अ मेथड नोन एज रीडायरेक्ट, तो वो आपको डायरेक्टली राउट के अंदर ले जाएगा web.php फोल्डर के अंदर, web.php फाइल के अंदर, और यहाँ से आप एक नए कंट्रोलर को कॉल कर लेंगे और उस कंट्रोलर के अंदर कोई ऐसी फंक्शनलिटी होगी जो कि डाटा रिट्रीव कर रही होगी या प्रोसेसिंग के बाद डाटा को डिस्प्ले करना होगा, फिर वहाँ से आप व्यू कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल एज वेल। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, मैक्सिमम ऑफ द होता है कि आप व्यूज़ को ही कॉल करते हैं क्योंकि आपका कोड जो है, फंक्शन जो है, वो कुछ ऐसा डाटा रिटर्न कर रहा होता है जो कि बेनिफिशियल होता है, मीनिंगफुल होता है फॉर द यूजर्स टू व्यू, ठीक है। तो होपफुली यू गॉट एन आइडिया। अब कि हमारा कल वेब पेज था जहाँ पे हम कल खड़े थे, दैट वाज home.blade.php। तो मैं जस्ट से रिलेटेड स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप भी व्यू कर सकें। स्क्रीन शेयरिंग, इसके अंदर ये हम कल इस वेब पेज पे खड़े थे ना, ठीक है। अब इस वेब पेज पे आपके पास हमने क्रिएट और इंसर्ट के ऑपरेशन तो देख लिए थे, इंसर्ट और सेलेक्ट के ऑपरेशन। तो ये एक वेब पेज था, इसमें मैंने अज्यूम किया था कि बेसिकली देयर इज अ फिश इन्फॉर्मेशन, और ये आप एडमिन पार्ट कंसिडर कर सकते हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन का, ठीक है। इसमें एडमिन जो है वो न्यू आइटम्स को ऐड कर रहा है, तो आपके जो प्रोडक्ट ऐड करने का प्रोसेस है ना ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन में, या हर एक प्रोजेक्ट के अंदर कोई ऐसा पार्ट होगा जिसमें कोई सिस्टम के अंदर आप डाटा ऐड कर रहे होंगे। सो दिस इज बेसिकली दैट पार्ट, ठीक है। तो उसमें आपके पास ऊपर एक फॉर्म होगा, तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा आपके पास फॉर्म है जिसमें फॉर एग्जांपल ऐड मोर टू लिस्ट आपने लिखा हुआ है, और फिश नेम इज फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द फिश सैल्मन, ठीक है। आप यहाँ से कॉल करते हैं इसको, और उसकी वेट फॉर एग्जांपल सम वेट, और पब्लिक पोस्ट जो है दिस इज बेसिकली चेक बॉक्स। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो राइट साइड इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, इसमें यस सेव हो जाएगा, अदरवाइज नो सेव हो जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बेसिकली फिल्टर कर सकते हैं जो आपने यूज़र को व्यू करवानी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर दूंगा, मीनिंग दैट दिस इन्फॉर्मेशन फॉर द एंड यूजर्स एज वेल। तो जब आप यूज़र फॉर एग्जांपल इंटरफेस से लॉगिन होंगे, देन यू कैन डिस्प्ले only that information to the user which has got yes in the column public post, ठीक है। आप इस तरह की क्यूरी राइट कर सकते हैं जिसमें नो लिखा है, मीनिंग दैट इट इज़ फॉर द सिस्टम, इट इज़ जस्ट फॉर द सिस्टम, और ये एंड यूज़र के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसमें लॉजिक, ठीक है। ये मैंने पब्लिक पोस्ट वाला कॉलम क्यों ऐड किया था, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे पब्लिक पोस्ट को चेक करेंगे तो चेक बॉक्स के क्रॉस बेसिकली एट द बैक एंड वैल्यू रिट्रीव होगी, और ऐड टू लिस्ट करेंगे तो वो जो है डाटा एट द बैक एंड। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास दो टेबल्स थे, एक यूजर्स का टेबल था और एक डिटेल्स का टेबल था। यूजर्स के अंदर यूजर का रिकॉर्ड है जो कि लॉगिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और जो आपके पास डिटेल्स है उसमें ये फिश का रिकॉर्ड है, ठीक है। जब आपने एक नया फिश आइटम ऐड किया, तो फॉर एग्जांपल दिस इज सैल्मन इज अ फिश एंड इट्स वेट इज 56 kg, और आपने चेक बॉक्स से चेक या अनचेक सेलेक्ट कर दिया डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, और ऐड टू लिस्ट पे क्लिक कर दिया। आफ्टर क्लिकिंग बेसिकली एट द बैक एंड एक और राउट क्रिएट होगा, तो हम home.blade.php पे जाते हैं। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्म दैट वी आर रेफरिंग टू, ठीक है। तो यहाँ पे जब सबमिट पे क्लिक किया तो आपका एक और राउट क्रिएट हुआ, ऐड के बाद आप कहाँ पे जाएंगे, web.php पे जाएंगे, और वहाँ पे ऐड का राउट फाइंड करेंगे, उसके क्रॉस यूज़र कंट्रोलर, क्योंकि एक ही कंट्रोलर है इसके अंदर, उसके अंदर स्टोर फिश के फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर आप यूज़र कंट्रोलर के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पे स्टोर फिश का फंक्शन जो है उसको देखेंगे उसमें क्या है। तो बेसिकली उसमें ये जो आपने तीन वैल्यूज़ ऐड की थी, फिश नेम, फिश वेट और एक चेक बॉक्स के क्रॉस, इन तीनों वैल्यूज़ को PHP के वेरिएबल्स में हमने सेव कर लिया। फिर हमने जस्ट क्योंकि यस और नो के क्रॉस वैल्यू को सेव करना था ना, तो आपको चेक बॉक्स जो है वो तो उसी वक्त यस रिटर्न करेगा जब वो सिलेक्टेड होगा, अदरवाइज हम तो उसके लिए उस पर्पज़ के लिए इफ़ पब्लिक इज इक्वल टू यस देन देयर इज अनदर PHP वेरिएबल डिसीजन विच इज़
सेट एज यस। अगर वो यस रिटर्न नहीं कर रहा, मीनिंग दैट चेक बॉक्स इज़ नॉट चेक, तो आप डिसीजन के अंदर नो सेव कर देंगे। और उसके बाद ये जो फसाद बेसिकली इंटरफेस है लारावेल का, वो जो आपको मेथड्स प्रोवाइड करता है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट। तो हमने इंसर्ट करना है डाटा फिश का, तो हमने इंसर्ट का बेसिकली मेथड कॉल किया, और ये वही क्यूरी है जो कि हमने कल देखी थी। इसमें बेसिकली दिस इज़ अ पैरामीटराइज्ड क्यूरी से कहते हैं। पैरामीटराइज्ड क्यूरी में आप जो अपनी वैल्यूज़ होती हैं जो कि यूज़र की इंटरफेस से आप कलेक्ट कर रहे हैं, उनको बाइंड करते हैं, रादर दैन के डायरेक्टली वैल्यूज़ के पार्ट के अंदर प्लेस कर दें, जिस तरह कि आप पहले करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी रीज़न क्या है बाइंडिंग की, कि आपके सीक्वल इंजेक्शन जो टैग्स हैं उनको आपने अवॉइड करना होता है। ठीक है, इसके पीछे पूरा लॉजिक होगा जो कि इन वैल्यूज़ को, जो कि फॉर एग्जांपल आपने 4 क्वेश्चन मार्क्स प्लेस किए, तो उसके बाद कॉमा के बाद आपको 4 वैल्यूज़ पास करनी है। तो यहाँ पे मैंने फ़िश नेम, फ़िश वेट, डिसीजन और आखिर में नल, जो कि अपडेटेड टाइम है। तो यहाँ पे आपको इंटरफेस में ये बेसिकली यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही है, तो ये इसमें टाइम उस वक्त आपको नज़र आएगा जब आप इस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अभी जस्ट ऐड किया है, तो सिर्फ एडिशन का टाइम तो आपको नज़र आ रहा है, और मैंने जो अपडेटेड टाइम है उसके अंदर मैंने खुद से नल सेंड कर दिया ताकि ये नल हो, और जब मैं अपडेट करूँ तो फिर मैं अपडेट की क्यूरी में इसको जो उसका एट द बैक एंड ये खुद ब खुद मैनेज कर लेगा। ठीक है, वो टाइम सिस्टम का गेट करके वहाँ पे ऐड कर देगा। तो ये वो क्यूरी है जो कि आप यूज़ करेंगे जब आप मॉडल्स यूज़ करते हैं ना लारावेल के अंदर। तो जब आप मॉडल्स यूज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप एक टाइम स्टैम्प का एक फील्ड ऐड कर देते हैं फ्रॉम द प्रोग्रामिंग। ठीक है, इंटरफेस से ही मैं आपको जैसे उसका भी एक व्यू दिखा देता हूँ। जब आप मॉडल्स को यूज़ करते हैं तो आपके मॉडल्स कहाँ पे होते हैं, इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ना। तो उसमें डिटेल्स का मैंने कॉलम क्रिएट किया है मॉडल्स के अंदर ना, सॉरी इसमें माइग्रेशंस में होगा, नॉट इन द। तो माइग्रेशंस के अंदर फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिटेल्स का टेबल है। अब उस सिनारियो में ये होता है कि आप एक टाइम स्टैम्प के साथ ना खुद ब खुद एक कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, तो उसको उसमें आपको ये चीज़ मैनेज करने की ज़रूरत भी नहीं होती कि आप क्रिएटेड और अपडेटेड के टाइम्स को खुद से ट्रैक करें। वो खुद ब खुद 2 कॉलम्स ऐड कर देता है, जब भी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ और जब भी रिकॉर्ड अपडेट हुआ। तो उसमें इवन मोर फॉर एग्जांपल आपकी ये कंसेप्ट है वो सिंपल हो जाता है। ठीक है, आपको चीज़ें मैनेज करना और आसान हो जाता है। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि मॉडल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, मीनिंग दैट आप प्रोग्रामिंग से किस तरह टेबल्स क्रिएट करते हैं, रादर दैन कि आप PHP माइडमेंट में खुद से जाके क्रिएट करें। बट फॉर द सेक ऑफ द प्रोजेक्ट आई वुड से कि अगर आप खुद से भी प्रोजेक्ट टेबल फॉर एग्जांपल डाटाबेस क्रिएट कर लें और उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर लें, तो दैट्स फाइन एज वेल, क्योंकि आपने मैंने बताया कि विड्थ वाइज या बेसिकली प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे फोकस करना है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि आप जो लोग इसको यूज़ करना चाहें फॉर द स्कीमा जनरेशन, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि मॉडल्स, ये माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप टेबल्स क्रिएट करते हैं, फिर मॉडल्स के थ्रू आप उन टेबल्स को यूज़ करते हैं। तो ये डिटेल का मॉडल मैंने क्रिएट किया और फिर मैंने यूज़र का मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, यूज़र इन्फो का सॉरी ये। ठीक है, तो इसमें बाद में बताऊँगा। तो बहरहाल बताने का मकसद ये था कि जो आपकी अपलोडेड टाइम और अपडेटेड टाइम है ना, ये तो हम अभी थोड़ा इसको खुद से ट्रैक कर रहे हैं ना। जब आप माइग्रेशंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और आप अपने कमांड लाइन से फॉर एग्जांपल टेबल्स क्रिएट करेंगे मारेंगे, तो फिर इन दैट कंटेक्स्ट देयर इज अ क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट कॉलम्स एडेड बाय डिफॉल्ट। आपको कॉलम को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आपको वैल्यू रिटर्न करेंगे जिसको आप इंटरफेस पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीक। बार ये आप क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं यूजिंग द पैरामीटर बाइंडिंग कॉन्सेप्ट, और आपके पास अनप्रिपेयर्ड का ऑप्शन भी होता है, DB अनप्रिपेयर्ड, वो मैंने आपको कल बताया था, जिसमें ये आपके पास ऑप्शन था जिसमें आप इंसर्ट की क्यूरी फॉर द अनप्रिपेयर्ड, उस केस में आप डायरेक्टली वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, तो स्टोर फिश में हम जस्ट ये कर रहे हैं कि वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं इन द डिटेल्स टेबल। ठीक है, इंसर्ट इन डिटेल्स, सारे के सारे एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं यूजिंग द सीक्वल क्यूरी, और फिर हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं टू द होम। तो रीडायरेक्ट कर रहे हैं मीन्स के दोबारा web.php में जाएगा और यहाँ पे होम के क्रॉस होम का जो फंक्शन है उसको दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, और जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसके अंदर जो अपडेटेड रिकॉर्ड है, जो फॉर एग्जांपल डिटेल्स टेबल के अंदर या फिश का रिकॉर्ड है, वो सारे का सारा टेबल दोबारा रीड करके डाटा सेंड करेगा टू द व्यू होम home.blade.php। और यहाँ पे बेसिकली ये फिश डाटा का जो एरे है इसको आप रिसीव करेंगे, फॉर ईच लूप से इसको ट्रैवर्स करेंगे एज अ एलियस, जो कि f डाटा आपका एलियस है फॉर द फिश डाटा एरे। और फिर
जो PHP प्लेन PHP के अंदर प्रिंट की कमांड है, उससे बेसिकली आप खुद टेबल का रो क्रिएट करेंगे डबल कोट से। फिर एक टेबल की रो के अंदर आपके पास कितने डाटा है, एक रो के अंदर आपके पास आईडी है, फिश नेम, वेट, अपडेटेड टाइम, अपलोडेड टाइम, एडिट, डिलीट और पब्लिक पोस्ट। आपके पास 3 and 3 6 and 8 कॉलम है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड कर रही है ना, तो एक आइट्रेशन में बेसिकली आप एक रो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आपके पास इसके अंदर 8 कॉलम है, ठीक है। तो 8 कॉलम जो हैं वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के बाद डिस्प्ले कर रहे हैं, और 2 कॉलम्स ऐसे हैं जो कि एडिट और डिलीट का ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर रो। किसी भी रो डाटा को आपने एडिट करना हो या उसको डिलीट करना हो, देन यू कैन यूज़ बेसिकली दीज लिंक्स, ठीक है। और उसके बाद पब्लिक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करें। तो ये लूप उतनी दफ़ा चलता है जितना आपके डिटेल्स टेबल के अंदर रिकॉर्ड होंगे। तो अगर हम बैक एंड में जाएँ और PHP MyAdmin में देखें तो आपके पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स हैं। सो इन दिस केस बेसिकली दिस फॉर ईच लूप विल रन फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। 3 दफ़ा रन होगा और सारे रिकॉर्ड को रिट्रीव करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद इस इंटरफेस में आपके पास जो इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इज़ दिस एडिट एंड डिलीट, ठीक है। तो जब आप अब आपके अपडेटेड टाइम जो कॉलम है इसके अंदर कोई यहाँ पे टाइम नहीं है, नल है ना। तो जब मैं फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करता हूँ इस रिकॉर्ड को, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन द एडिट, सो वी आर रीडायरेक्टेड टू अनदर वेब पेज, ठीक है। तो इसमें एट द बैक एंड क्या हो रहा है, एट द बैक एंड ये है कि आपका ये वो बेसिकली TD है जिसके अंदर एडिट का कॉलम है। ये आपको एडिट का वर्ड भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो href के अंदर आपको पता है कि आप एक और राउट मेंशन कर सकते हैं। तो आप एडिट के राउट के अंदर जा रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ID या दिस इज़ क्यूरी स्ट्रिंग। तो बेसिकली आप क्यूरी स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। 2 तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करने के, बल्कि सेशंस भी होते हैं, लेकिन एज पार्ट ऑफ द URL बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। एक आप क्यूरी स्ट्रिंग सेंड कर दें, सेकंड राउट पैरामीटर्स। राउट पैरामीटर्स ये होते हैं कि उसमें आपका जो की पार्ट होता है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें आपके पास जो /edit है, दिस इज़ राउट, ये आपका web.php के अंदर एक /edit नेम का राउट क्रिएटेड है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद ID, दिस इज़ द की ऑफ द क्यूरी स्ट्रिंग, और उसके बाद की के अंदर क्या होगा ये हमने कंकैटिनेशन से बताया। दिस इज हियर वी हैव मेंशनड, ठीक है। हियर वी हैव मेंशनड दैट f data of ID, दिस इज द वैल्यू दैट इज टू बी प्लेस्ड एज द वैल्यू पार्ट ऑफ द की ID, ठीक है। तो की ID के क्रॉस आपने जो वैल्यू पार्ट में प्लेस करना है दैट इज दिस डायनामिक डाटा। तो आप इस इंटरफेस के अंदर जिस भी रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे ना, फॉर एग्जांपल ये 16 नंबर रिकॉर्ड है ना, अगर मैं बैक जाऊँ, अगर मैं 4 पे क्लिक करूँगा 4 नंबर रिकॉर्ड पे, तो आपके पास ID के अंदर क्या आ जाएगा 4। ये देखें जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है दैट इज़ 4। तो ये इसका ये मकसद है कि ID को सेंड करने का मकसद ये है कि आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का ट्रैक कर सकें, क्योंकि जब आपने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है उस वक्त भी आपको ID चाहिए होगी, क्योंकि किसी एक रिकॉर्ड को ही अपडेट करना है ना जिसको सेलेक्ट किया है। और वैसे भी आप एक और वेब पेज पे जा रहे हैं नए राउट पे /edit पे, तो यहाँ पे ये आपको टेबल के अंदर सिर्फ वही रिकॉर्ड डिस्प्लेड है जिसको आपने एडिट करना है। एडिट करने के लिए या अपडेट करने के लिए सिलेक्ट किया। तो इस टेबल के लिए आप इस क्यूरी के लिए भी आपको ये रिक्वायर्ड है कि आपके पास ID होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें एडिट क्वेश्चन मार्क ID इज इक्वल टू 4। सो दिस सेज दैट गो टू द एडिट पेज अलॉन्ग विद दिस क्यूरी पैरामीटर, ठीक है, क्यूरी स्ट्रिंग ID इज इक्वल टू 4। तो ये ID इज इक्वल टू 4 जो है इसको आप इस एडिट पेज पे रिट्रीव कर सकते हैं विद द की पार्ट जो कि ID है आप, ठीक है, इससे रिट्रीव कर सकते हैं। सो लेट्स मूव कि यहाँ पे आपके पास ये कॉलम है, इसके अंदर आपने एडिट जो राउट है उसको कॉल किया विद द ID की, और उसके वैल्यू पार्ट में f data of ID है। तो देखते हैं कि web.php में ID का कौन सा राउट है वो, ठीक है। तो यहाँ पे /edit है, लेकिन इसके क्रॉस जो सेकंड पैरामीटर है इस फंक्शन के अंदर, उसमें यूज़र कंट्रोलर के अंदर एक फंक्शन है व्यू फिश, वो कॉल हुआ है ना। तो हम अब यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे व्यू फिश के फंक्शन को देखेंगे। तो दिस इज़ द व्यू फिश फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो रिक्वेस्ट ऑफ ID है, दिस इज़ द वे ऑफ गेटिंग द क्यूरी स्ट्रिंग वैल्यू। तो रिक्वेस्ट ऑफ ID से आप वैल्यू को जब आप रिट्रीव करेंगे तो जो भी उसके वैल्यू पार्ट में थी, फॉर एग्जांपल ID इज इक्वल टू 16 थी, तो आपके पास इस PHP वेरिएबल के अंदर 16 आ जाएगी। अगर मैंने एडिट बटन पे, एडिट जो लिंक है उस पर क्लिक किया फॉर द रिकॉर्ड नंबर 4, तो आपके पास ID के अंदर 4 आ जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन के किस रिकॉर्ड को आप एडिट करना चाह रहे हैं, आपने जो क्यूरी स्ट्रिंग के अंदर अपेंड करके सेंड किया है, तो रिक्वेस्ट ऑफ ID का फंक्शन उसको रिट्रीव कर लेगा उसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट के फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं दैट इज़ की पार्ट ऑफ द क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर, ठीक है। की पार्ट मेंशन करेंगे तो उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लेगा। उसके बाद
आप सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे और सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिटेल्स, मीनिंग दैट यू हैव टू रिटर्न ऑल द कॉलम्स फ्रॉम द डिटेल्स टेबल वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क विच इज़ अ पैरामीटर बाइंडिंग। और फिर आपने वही आईडी जो कि क्यूरी स्ट्रिंग से रिट्रीव की है उसी की वैल्यू इस क्यूरी के अंदर पास कर दी। क्यूरी के अंदर पास की, उसके बाद आपके पास फिश डाटा के अंदर एक सिंगल रो का रिकॉर्ड आ गया विद रिस्पेक्ट टू द आईडी, ठीक है। और वो रिकॉर्ड आपने इस व्यू के अंदर जो कि एडिट का व्यू है इसके अंदर सेंड कर दिया अलॉन्ग विद दिस एरे। और इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज फिश डाटा। ये बेसिकली एक एरे होगी जिसके अंदर कॉलम के नेम्स होंगे और उनका डाटा होगा। तो कॉलम के नेम मीन्स दैट कि आपके पास अगर मैं PHP एडमिन में जाऊँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 15 पे क्लिक किया तो इसमें कॉलम नेम्स होंगे फॉर एग्जांपल ID 15, नेम सैल्मन, वेट 45, पब्लिक नो, अपडेट अपलोडेड टाइम दिस एंड अपडेटेड टाइम दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपने जस्ट उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लिया फॉर व्यूइंग पर्पजेस, ठीक है। तो और उसके बाद उस रिकॉर्ड को सेंड कर दिया टू द व्यू एडिट अलॉन्ग विद दीज क्यूरी, बेसिकली दीज जिसे कहते हैं पासिंग डाटा टू व्यू। जिसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए थे कल। तो दिस वाज वन ऑफ द मेथड, ठीक है। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। विद से भी सेंड कर सकते हैं, कम्पैक्ट का शायद फंक्शन होता है उससे भी सेंड कर सकते हैं, और इस तरह भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ये की वैल्यू फॉर्मेट में, इसमें भी बेसिकली की वैल्यू फॉर्मेट है। ये फिश डाटा डबल कोट्स में लिखा हुआ है स्ट्रिंग दिस इज की। इस बेसिकली की पार्ट से आप व्यू के अंदर डाटा को रिट्रीव करेंगे। और क्योंकि ये सिमिलर नेम है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एफ डाटा भी हो सकता है। सो बेसिकली यू हैव टू रिट्रीव डाटा यूजिंग दिस की पार्ट इन द व्यू एडिट, ठीक है। तो और उसके बाद जो सेकंड एरे के अंदर वैल्यू दैट इज आईडी, जो कि आपने आईडी भी सेंड करनी है ना, क्योंकि आपने अपडेट की क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। तो अपडेट की क्यूरी आपने किसी सिंगल आईडी के क्रॉस एग्जीक्यूट करनी है, अदरवाइज वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। तो इस एडिट व्यू के अंदर आपने दोनों डाटा सेंड किए। सो लेट्स लुक के edit.blade.php के अंदर किस तरह का आपके पास कोड है। तो edit.blade.php एक आपके पास व्यू है विच इज़ दिस वन। इसके अंदर आपके पास एक तो फॉर्म है स्ट्रेट अवे, ठीक है। और सेकेंडली आपके पास एक टेबल है। टेबल बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह का home.blade.php पे था। टेबल का जो बेसिकली एक कांस्टेंट रो आप इसे कंसिडर कर लें, दैट इज़ द हेडर पार्ट ऑफ द टेबल, जो कि आपको ये नज़र आ रहा है दिस वन, ID, फिश नेम, फिश वेट, अपलोडेड डेट, टाइम एंड पोस्ट, ठीक है। और सेकेंडली जो है आपके पास इसमें PHP मोड में आप स्विच कर गए। PHP मोड में स्विच करने के बाद आपके पास फॉर ईच फिश डाटा एज एफ डाटा, तो ये बेसिकली आपने जो वहाँ से पैरामीटर पास किया था, 2 पैरामीटर पास किए थे, एक ID और एक फिश डाटा का पैरामीटर की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। तो ये लूप सिर्फ एक दफ़ा रन होगा क्योंकि आपने इसको ID के क्रॉस वहाँ से डाटा को रिट्रीव किया था, ठीक है। यहाँ जो आपने डाटा को रिट्रीव किया था दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द ID। तो ये वाला जो लूप है इट विल रन ओनली वंस, और वंस रन होगा एक रो ऐड करेगा अलॉन्ग विद दीज वैल्यूज, जिसमें ID है, नेम है, वेट, अपलोडेड डेट, टाइम और डाटा पब्लिक है। तो आपके पास ये जो व्यू नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द व्यू जनरेटेड बाय edit.blade.php। ये बेसिकली इस व्यू ने जो इंटरफेस जनरेट किया दैट इज़ दिस वन, जिसमें आपको एक ही रिकॉर्ड नज़र आ रहा है जिसको आपने सेलेक्ट किया। इफ़ आई गो बैक अगेन और मैं लास्ट वाले को एडिट करूँ तो ये देखें इसमें आपके पास 16 ID के साथ वो रिकॉर्ड नज़र आ रहा है जिसको आपने जिसके करस्पॉन्डिंग एडिट लिंक पे क्लिक किया। अगर मैं 6 फर्स्ट वाले रिकॉर्ड पे एडिट क्लिक करूँ तो वो 6 वाले रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेगा, मीनिंग दैट कि एट द बैक एंड जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ एडिट लिंक पे तो एक क्यूरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास होता है, उसके क्रॉस सेलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट होती है, वो इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डाटाबेस से फेच करके लाती है और फिर टेबल के अंदर डिस्प्ले कर देती है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपडेट कर सकें फिश डाटा यूजिंग दिस फॉर्म विच इज़ एट द टॉप। तो इसी edit.blade.php के टॉप पे आपको एक फॉर्म भी नज़र आ रहा है, दिस इज द वन, ठीक है। अब इसके अंदर आप सिर्फ फिश का वेट एडिट कर सकते हैं और पब्लिक पोस्ट की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अगर वो यस है पहले तो उसको नो कर सकते हैं, अगर नो है तो उसको यस कर सकते हैं, और फिश वेट जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिश जो नेम है यू कैन नॉट एडिट दैट, ठीक है। तो ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके कंटेक्स्ट में ये बेसिकली इंटरफेस उसी तरह का है जिसमें जो एडमिन है उसमें कोई प्रोडक्ट ऐड की, अब लेटर ऑन ही रियलाइज़ कि उस प्रोडक्ट के किसी एक पैरामीटर को या मल्टीपल पैरामीटर्स को मैंने एडिट करना है। फॉर एग्जांपल अगर वो उसका प्राइस चेंज हो गई है तो उसको एडिट करना है,
या उसके फॉर एग्जांपल स्टॉक के अंदर उसका स्टॉक के अंदर अनअवेलेबल है तो उसको एडिट करना है। तो एडमिन ने जो भी एग्जिस्टिंग डाटा को एडिट करना है इन योर डाटाबेस, बेसिकली यू विल यूज दिस काइंड ऑफ इंटरफेस। अब इंटरफेस पे आप जिस तरह उसको डिस्प्ले करें दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट द वे यू हैव टू एग्जीक्यूट द क्यूरी एंड यू हैव टू जनरेट द व्यू इज द वे आई हैव शोन यू। ठीक है, तो अब इसके बाद CSS होगी या आपके पास कार्ड्स होंगे या जो भी जिस तरह भी इंटरफेस होगा दैट्स अ सेपरेट मैटर, लेकिन आपके पास डाटा इसी फॉर्मेट में होगा। अब कुछ सिनेरियोज में ये होता है, यहाँ पे तो डाटा मैंने फेच करके टेबल के अंदर डिस्प्ले किया है, लेकिन जो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन होंगी, आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें हो सकता है कि आपके पास डाटा फैच हो के आपके पास किसी फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल जो ई-कॉमर्स पोस्ट होती हैं उसमें तो होता है ना कि प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, उसके प्राइस, तो वो एक फॉर्म होता है। तो वो आप नहीं चाहेंगे कि आप टेबल के अंदर डाटा डिस्प्ले करें, बल्कि उस फॉर्म के अंदर जो रिस्पेक्टिव इनपुट फील्ड्स हैं उनके अंदर डाटा पॉपुलेट हो। तो वो बेसिकली आपने किस तरह करना है, उसको थोड़ा आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो जस्ट उसको टेबल में ही डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे ये भी हो सकता था कि ये जो फॉर्म आपने लास्ट देखा था यहाँ पे, तो आपके पास यही फॉर्म दोबारा आता, फिश नेम, फिश वेट और पब्लिक पोस्ट। ठीक है, जब आप एडिट पे क्लिक करें तो यही फॉर्म यहाँ पे हो और उसके अंदर रादर देन कि हम यहाँ पे वैल्यूज़ को शो करें, आप सैलमन को यहाँ पे शो करें, फिश नेम का अगर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड होती, फिश वेट को फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 56 बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद सेट कर देते और इसकी वैल्यू को चेक या अनचेक करते बेस्ड ऑन द पब्लिक पोस्ट वैल्यू ऑफ यस और नो। तो ये भी एक इंटरफेस है और ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम यही इंटरफेस होता है। ठीक है, तो आपने रादर देन के टेबल के अंदर शो करें, आपने उन डाटा को रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर शो करना होगा, जो कि आपका थोड़ा सा इससे डिफरेंट टास्क होगा। अदरवाइज आपका फ्लो यही होगा। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे जो आपके पास फॉर्म है, इसके अंदर आप जस्ट वेट को अपलोड कर सकते हैं और पोस्ट को। ठीक है, इन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद आप जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो एक्शन के अंदर जो जनरेट हो रहा है दैट इज़ बेसिकली अपडेट स्लैश और जो आपका ब्लेड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज में आप जो वैल्यू बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं डबल ब्रेसेस। ठीक है, और उसके अंदर आईडी। अब ये जो आईडी है, दिस इज़ द आईडी दैट वी हैव सेंट फ्रॉम द कंट्रोलर इन द लास्ट स्टेप। ठीक है, यहाँ पे व्यू फिश के अंदर हमने एक फिश डाटा सेंड किया था और एक आईडी सेंड की। ठीक है, फिश डाटा को तो हमने लूप के अंदर यूज़ कर लिया, आईडी को बेसिकली हम इस फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने जब इन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद अपडेट के बटन पे क्लिक करना है तो ये आईडी बेसिकली हमें सेंड करना मस्ट है इस राउट पे। अदरवाइज आईडी सेंड नहीं करेंगे तो वो किस बेसिस पे अपडेट करेगा, क्योंकि हमने सिर्फ उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है जो हम व्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम क्यूरी स्ट्रिंग के तौर पे सेंड नहीं कर रहे आईडी, बल्कि राउट पैरामीटर के तौर पे सेंड कर रहे हैं। दिस इज द राउट पैरामीटर वे ऑफ सेंडिंग द आईडी। ठीक है, तो इसमें और क्यूरी स्ट्रिंग में डिफरेंस ये है कि क्यूरी स्ट्रिंग में आपके पास की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है जो आप डाटा सेंड करते हैं। ठीक है, या जो भी पैरामीटर पास करते हैं, यहाँ पे जस्ट आपका वैल्यू है, देयर इज नो की। ठीक है, और आपने डबल ब्रेसेस के अंदर जस्ट आईडी जो वेरिएबल आईडी है जिसके अंदर बेसिकली जो रिकॉर्ड आपने अपडेट करना है उसकी आईडी है वो सेंड की है। ठीक है, सो दिस इज अनदर फ्लेवर या डिफरेंस जो कि वेब एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है और आप यूज़ कर रहे होंगे। तो इस बेसिकली आपने एक्शन के अंदर मेंशन किया कि अपडेट राउट को क्लिक करो विद दिस आईडी, जो जिस आईडी पे भी यूज़र ने क्लिक किया फॉर अपडेट। ठीक है, अब हम web.php के अंदर जाएंगे और उसके अंदर देखेंगे कि वो कौन सा राउट है जिसके अंदर आईडी। तो बेसिकली जब भी फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप पोस्ट से करते हैं, तो पोस्ट आपका मेथड है और स्लैश अपडेट और स्लैश आईडी। तो हेयर यू हैव रिसीव द आईडी दैट वाज सेंट फ्रॉम द व्यू। ठीक है, edit.blade.php से जो आपने यहाँ से आईडी सेंड की थी वो यहाँ पे आप web.php के अंदर रिसीव कर लेंगे और इसके क्रॉस सेकंड पैरामीटर के अंदर वो फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस फंक्शन इज विद इन द यूज़र कंट्रोलर, उसके अंदर आप अपडेट फिश का फंक्शन कॉल करेंगे। अब हम यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे अपडेट फिश के फंक्शन को देखेंगे व्हाट दैट फंक्शन इज डूइंग। वो सिंपली आपका एक तो जो यूज़र ने फिश वेट और पब्लिक के अंदर वैल्यू सेट की हैं वो रिट्रीव कर लेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको फिश वेट और पब्लिक के क्रॉस जो कि यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो रिसीव करेगा यूजिंग दिस रिक्वेस्ट फसाद इंटरफेस। ठीक है, और फिर इसके क्रॉस ये पब्लिक की वैल्यू के क्रॉस डिसीजन एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया उसको अपडेट करेगा। फिर क्योंकि मैंने इस दफ़ा अपडेटेड टाइम वो भी अपडेट करना है। ठीक है, वो भी मेंशन करना है, तो मैंने यहाँ पे एक डेट का मेथड होता है विद इन द PHP जो कि डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेट को रिटर्न करता है। ठीक है,
तो ये ईयर, मंथ, डे और उसके बाद आवर्स और ये सेकंड्स, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में बेसिकली आपको डेट और टाइम रिटर्न करेगा, ठीक है, दोनों वैल्यूज रिटर्न करेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग्स होती हैं, तो डी के अंदर जो आपके पास जो टाइम आएगा ना, वो एक डिफ़ॉल्ट टाइम जोन के साथ आएगा, ठीक है। सो आई वांटेड टू चेंज इट्स टाइम जोन, तो बेसिकली फॉर दैट पर्पज देयर इज अ फंक्शन नोन एज डेट डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट। तो आप एशिया कराची करेंगे तो आपका जो अभी करंटली टाइम जोन पाकिस्तान में चल रहा है उसके ऊपर ही आपका सेट हो जाएगा डेट का फंक्शन। फिर जब आप डेट गेट करेंगे तो ये डी के अंदर जो पाकिस्तान का डेट टाइम जोन है उसके क्रॉस आपके पास डेट आ जाएगी। फिर आप जो डी का फसाद बेसिकली आपके पास इंटरफेस है, उससे आप अपडेट का फंक्शन कॉल करेंगे। और अपडेट की क्यूरी जो है वो तो आपको, क्योंकि आपने इससे पहले रन की नहीं है एज पार्ट ऑफ द डाटाबेस, वो आपको आइडिया है। अपडेट डिटेल्स, दिस इज द टेबल नेम। सेट, this is the name of the columns that you have to update, wait, public, updated time, ठीक है, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो आपको टाइम भी मेंशन करना है, वेट, पब्लिक, अपडेटेड टाइम। जो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर टाइम होता है ना डेटाबेस के अंदर, अगर आप सेट करें तो वो टाइम नहीं था जो कि इस टाइम जोन के अंदर था। तो दैट्स वाई आई सेट द टाइम अपडेटेड टाइम माई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद से वो सेट किया। तो इन कॉलम्स के अंदर आपने जो वैल्यूज ऐड करनी है, वेयर आई डी इज इक्वल टू दिस, तो आपने बेसिकली उस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, उसके वेट को अपडेट करना है, फिश को, पब्लिक उसकी स्टेटस को और अपडेट टाइम को विद रिस्पेक्ट टू दिस आईडी वैल्यू, ठीक है। अब ये चारों की चारों आईडी वैल्यूज आप पास कर देंगे एज अ सेकंड पैरामीटर इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, ठीक है। और ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देगा इन द क्यूरी और आपकी क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप दोबारा होम पे आ जाएंगे, ठीक है। तो होम वेब डॉट PHP के अंदर होम जो है उस पर जाएंगे और फिर होम जो आपका कंट्रोलर के अंदर फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो होम के अंदर आप जस्ट सारे का सारा डाटा दोबारा डिस्प्ले कर रहे हैं, मीनिंग दैट जो आपका अपडेटेड रिकॉर्ड होगा वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इस पे जाएंगे और कोई भी फॉर एग्जांपल वैल्यू ऐड करें, इट इज़ करंटली 56 फिश वेट, तो इसको मैं 96 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। और करंटली इट इज़ जस्ट सो आई सेट इज नाउ इट एज नो। और जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा होम पे डाटा को अपडेट करेगा और होम पे चला जाएगा। तो ये जो सैल्मन फिश थी इसमें पहले 56 था, ये 96 है, और इसमें अपडेटेड टाइम ये आपके पास आ गया, इट इज़ 12:20 ऑन 11/6/2021। दिस फॉर्मेट, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहें आप गेट कर सकते हैं। और इसका जो पब्लिक पोस्ट का स्टेटस है दैट इज़ नाउ नो, ठीक है। तो इस तरह आप बेसिकली अपडेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, बस आप अपने प्रोजेक्ट को माइंड में रखते हुए इन चीज़ों को देखें, ठीक है, कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें किस तरह इंटीग्रेट करेंगे। तो आपकी कंटेक्स्ट में भी, ई कॉमर्स के कंटेक्स्ट में भी फॉर एग्जांपल जो फॉर्म होगा मैंने बताया वो पॉपुलेटेड होगा। जब आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा किसी अपडेटेड व्यू के अंदर आ जाएंगे जिसके अंदर उस रिकॉर्ड का अपडेटेड व्यू नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिस तरह इसमें टेबल के अंदर वो रिकॉर्ड अपडेटेड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दिस वाज द अपडेट पार्ट ऑफ द फोर्थ। अच्छा, उसके बाद होम डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर आपके पास एक सेकेंड कॉलम था, दैट वाज डिलीट कॉलम, एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिस वन, ठीक है। अब इसके अंदर भी आपके पास एक TD है और एंकर लिंक है, दिस इज बेसिकली अ लिंक, ठीक है। एंकर लिंक का बेसिकली जो क्लोजिंग टैग है उसके बाद डिलीट का आपके पास एक लिंक है जो कि आपको इंटरफेस पे नजर आ रहा है, दिस इज द डिलीट, सभी जगह आपको डिलीट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इस एंकर टैग के अंदर आपके पास href हैश मीन्स दैट यू डोंट हैव टू रीडायरेक्ट, यू हैव टू स्टे एट द सेम पेज, ठीक है। आपको सेम पेज पे ही रहना है, कहीं रीडायरेक्ट नहीं करना, किसी नए राउट पे मूव नहीं करना, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने एक ऑन क्लिक इवेंट को ट्रिगर किया, विच इज़ अ जावास्क्रिप्ट वे ऑफ ट्रिगरिंग द इवेंट्स, ठीक है। जब आप ऑन क्लिक के अक्रॉस आपने इवेंट को ट्रिगर किया तो मीनिंग दैट जो आपका कोड होगा वो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा। तो इसके अक्रॉस आपने एक माई फंक्शन नेम्स का नया फंक्शन डिफाइन किया और इस फंक्शन के अंदर आपने जो वैल्यू पास की है दैट इज बेसिकली द आईडी। तो आप बेसिकली जो अभी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है, डिलीट की फंक्शनलिटी को। तो ऑन क्लिक के क्रॉस आपने माई फंक्शन कॉल किया और इसके अंदर उसी तरह जिस तरह आपने एडिट के अंदर एज अ क्यूरी पैरामीटर आईडी पास की थी, क्योंकि आपको डिलीट भी किसी इंडिविजुअल रिकॉर्ड को ही करना है, सारे के सारे टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना। तो क्यूरी के अंदर वेयर क्लॉज मस्ट होता है इन द डिलीट एंड अपडेट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्यूरी पास की, बेसिकली पैरामीटर पास किया। नीचे आपके पास एक स्क्रिप्ट का टैग है, दिस वन, ये आपके पास स्क्रिप्ट का टैग है।
तो जो ब्लेड टेम्पलेट्स हैं उसके अंदर आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर इन द सेम फाइल स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। तो कीपिंग इन व्यू जो ऑन रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट, आप इसको इस तरह देख सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर ये फंक्शन है विच इज़ द जावास्क्रिप्ट वे ऑफ डिफाइनिंग एंड हैंडलिंग द फंक्शन। उसके अंदर एक पैरामीटर रिसीव किया आपने, दैट वाज द आईडी। फिर आपने एक कंफर्म बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन किया, जो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल डिलीट, तो आपको एक जो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर डायलॉग बॉक्स है कंफर्म, जो कि यूज़र से कंफर्म करता है वेदर यू वांट टू डिलीट दैट रिकॉर्ड और नॉट, ठीक है। तो ये एक मैंडेटरी पार्ट होता है फॉर द डिलीशन, जस्ट टू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द यूज़र कि वो उसने गलती से कोई डाटा डिलीट ना कर दे, ठीक है। तो इसमें ओके और कैंसिल के बटन होते हैं, आपको ये आइडिया है। ओके का बटन जब आप क्लिक करते हैं तो जो भी ये डायलॉग बॉक्स है ये ट्रू रिटर्न करता है, तो वेरिएबल आर के अंदर ट्रू आ जाएगा। अदरवाइज जब कैंसिल रिटर्न करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद मैंने खुद से अलर्ट वैसे लगाए हैं जस्ट टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन। तो आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप सैल्मन का जो रिकॉर्ड है, सैल्मन फिश का, उसका रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, ओके। तो फिर आप अलर्ट बॉक्स के अंदर जो आईडी रिसीव कर रहे हैं वो डिस्प्ले हो रही है, फिर ओके करेंगे। फिर आप ये रन का मैंने ये किया हुआ, तो इफ आर इज इक्वल टू ट्रू मीनिंग दैट यूजर हैज सेलेक्टेड ओके ऑन द डायलॉग बॉक्स, तो ये रन वैसे ही। उसके बाद आपके पास एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर विंडोज डॉट लोकेशन डॉट असाइन, ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। इसके अंदर आप बेसिकली राउट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो डिलीट का राउट आप एक्टिवेट कर रहे हैं अलॉन्ग विद दिस आईडी अगेन एज अ क्यूरी पैरामीटर। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन के अंदर आप राउट को एक्टिवेट करें अलॉन्ग विद दिस क्यूरी पैरामीटर, ठीक है। इसके अलावा आप और तरीकों से भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये यूआरएल पास कर रहे हैं ना आप, इस यूआरएल को आप राउट के फंक्शन के थ्रू भी, जो मैंने कमेंट किया हुआ ना कोड, इसके थ्रू भी फॉर एग्जांपल फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ये डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेट वे आसान है, ठीक है। अदरवाइज राउट का जो मेथड है वो भी फर्स्ट पैरामीटर के में जिस राउट पे आपने मूव करना है वो लेता है, और सेकंड पैरामीटर में वो क्यूरी स्ट्रिंग्स लेता है, ठीक है। तो उसमें क्यूरी स्ट्रिंग आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी, तो उसमें एक रिप्लेस का फंक्शन होता है, उसमें कॉलन ऑफ आईडी को इस आईडी से रिप्लेस कर देंगे विच हैज़ बिन रिसीव्ड, ठीक है। और फिर विंडो लोकेशन डॉट असाइन के अंदर वो यूआरएल पास कर देंगे। तो ये भी वही काम करेगा जो एक सिंगल स्टेटमेंट करेगी, ठीक है। तो डिलीट राउट के अंदर आप क्यूरी स्ट्रिंग के तौर पे ये आईडी पास कर रहे हैं अलॉन्ग विद की वैल्यू पैरामीटर। तो आप वेब डॉट पीएचपी के अंदर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे डिलीट। तो अच्छा, अब इसमें ये जो आपको कॉल करेगा दिस वुड बी अ नेम्ड राउट, ठीक है। तो ये नेम्ड राउट को कॉल करेगा, जिस तरह हमने नेम राउट पहले भी एक दफ़ा कॉल किया है। तो वेब डॉट पीएचपी के अंदर वो यहाँ पे जाएगा, देखेगा किस राउट का नेम डिलीट है, उसके अक्रॉस खुद से उसका राउट गेट करेगा, फिर यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाके डिलीट फिश के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे डिलीट फिश के फंक्शन को देखेंगे उसके अंदर क्या है। उसके अंदर क्यूरी पैरामीटर के अंदर जो आपने आईडी सेंड की है वो रिसीव कर रहा है, और फिर डिलीट के फंक्शन को यूजिंग द डीबी फसाद, बेसिकली जो इंटरफेस है आपका लारावेल के अंदर, उसको यूज़ करते हुए इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डिलीट फ्रॉम डिटेल्स। तो दिस इज द वे वी राइट द डिलीट क्यूरी। उसके बाद वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे पैरामीटर बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो आईडी को रिप्लेस कर रहा है, और ये एट द बैक एंड जाएगी और इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगी जिसकी आईडी जो है वो ये आईडी है, और फिर दोबारा होम पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएगा। तो वेब पे जाएगा, होम के अंदर होम फंक्शन को कॉल करेगा। होम फंक्शन के अंदर क्या, होम फंक्शन के अंदर दोबारा आप सारे का सारा ये फिश का डाटा है टेबल के अंदर वो रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे का सारा डाटा रिट्रीव करके जब होम व्यू को सेंड करेंगे तो यहाँ पे वो दोबारा बेसिकली लूप रन होगा, और लूप रन होने के बाद वो डाटा जो आपने डिलीट कर दिया है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि टेबल के अंदर से वो डिलीट हो गया ना, तो वो रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो बेसिकली डाटा है, अपडेटेड डाटा, वो आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको वो अपडेटेड डाटा व्यू हो जाएगा। तो फ्रॉम द इंटरफेस पार्ट यहाँ से रन को कॉल किया, फिर ओके, फिर ये देखें यहाँ से वो जो सैल्मन वाला कॉलम था वो डिलीट हो गया। तो एट द बैक एंड तो बेसिकली करस्पॉन्डिंग राउट्स को क्लिक करना, उसके क्रॉस कंट्रोलर को कॉल करना, वो सारा काम ये खुद एट द बैक एंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक CRUD ऑपरेशंस का फॉर एग्जांपल एक डेमोन्स्ट्रेशन थी फॉर ऑल ऑफ द 4 CRUD ऑपरेशंस यूजिंग अ प्रोजेक्ट, जिसमें होपफुली आपको एक फेमिलियरिटी मिल गई होगी विद द लारावेल फ्रेमवर्क कि आप किस तरह चीज़ों को फेस कर सकते हैं। थ्योरी एक अलग चीज़ है, थ्योरी हम बेसिकली पहले भी देखते रहे, लेकिन आई थॉट के इसको एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए ताकि आप इसको फिर
रीयूज़ कर सकें या इसको एक्सटेंड कर सकें, इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट कर सकें इन योर ओन कंटेक्स्ट। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ आपने ये देखनी है कि मैंने जो कोड यूज़ किए हैं दैट इज़ प्लेन PHP। ये देखो मैंने PHP के टैग्स यूज़ किए हैं, ठीक है। सिमिलर बेसिकली फंक्शनलिटीज यू कैन परफॉर्म यूजिंग अ ब्लेड टेम्पलेट एज दैट। एक तो ये डिफरेंस है। सेकेंड, जो यूज़र कंट्रोलर के अंदर क्यूरीज हैं दे आर द रॉ क्यूरीज। इसको बेसिकली लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर कहते हैं रॉ क्यूरीज, ठीक है। तो रॉ क्यूरीज का भी ऑप्शन है इसके अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर। इसके अलावा जब आप माइग्रेशन से टेबल क्रिएट करते हैं, जिस तरह कि मैंने भी आपको दिखाया था, ठीक है, लाइक दिस वन, दिस वन, जब आप माइग्रेशन से टेबल क्रिएट करते हैं, जो कि ये देखें डिफरेंट माइग्रेशन रन हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद एलोकेंट ORM के थ्रू मॉडल्स क्रिएट करते हैं, जिस तरह कि आपने डिटेल का मॉडल क्रिएट किया और यूज़र इन्फो का मॉडल क्रिएट किया। फिर आप अपने कोड के अंदर, जो कि कंट्रोलर के अंदर कोड है, यूज़र कंट्रोलर के अंदर, उसके अंदर रॉ क्यूरीज को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रोग्रामेटिक बेस से बेसिकली डाटा को रिट्रीव करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक मैं आपको ये इंटरफेस दिखा देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल स्टोर फिश का फंक्शन है ना, तो ये भी मैं आपको एट सम पॉइंट इसकी भी डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा। तो स्टोर फिश के फंक्शन के अंदर आप बेसिकली स्टोर फिश में आपने डिटेल, और डिटेल किस पे मैप कर रहा है, डिटेल्स पे। तो ये डिटेल डॉट PHP जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैप करती है ओवर दिस बेसिकली PHP, दिस। आप PHP माई एडमिन में जाएं तो आपका जो डिटेल्स का टेबल है ना, अगर आप मॉडल क्रिएट करें विद द नेम डिटेल, तो खुद ब खुद वो एट द बैक एंड डिटेल्स के टेबल के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है। आपको जस्ट बेसिकली ये मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद होम के अंदर आप आएंगे तो आप, सॉरी, यूज़र कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ पे जो स्टोर फिश का फंक्शन है, यहाँ पे आपको रॉ क्यूरी नज़र नहीं आ रही, वो मैंने ये यहाँ पे कमेंट कर दी है, इंसर्ट इनटू डिटेल्स ना। रादर दैन दिस, मैंने यहाँ पे बेसिकली इस मॉडल को यूज़ किया डिटेल को। तो मैं एक नया डिटेल का इंस्टेंस बनाऊंगा, जो क्योंकि ये क्लास है एक डिटेल, ठीक है, जो कि एट द बैक एंड डिटेल्स टेबल के साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक उसका इंस्टेंस बनाऊंगा, और फिर डिटेल ऑफ नेम, दिस इज बेसिकली द कॉलम नेम। डिटेल, डिटेल तो उसका ऑब्जेक्ट है जो कि आपने क्लास का क्रिएट किया। फिर नेम इज द कॉलम नेम, वेट इज द कॉलम नेम, एंड पब्लिक इज द कॉलम नेम। फिर आप रिक्वेस्ट ऑफ इनपुट से उसी तरह वैल्यूज को रीड कर रहे हैं जो कि यूज़र ने एंटर किए हैं, ठीक है, और उनको इस बेसिकली कॉलम्स को असाइन कर रहे हैं। और उसके बाद आपने सिंपली डिटेल ऑफ सेव इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो वो एट द बैक एंड खुद ब खुद जो रॉ SQL क्यूरी है उसको फॉर्मुलेट करेगा और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसमें जो अगर आप किसी को फॉर एग्जांपल SQL जो क्यूरीज हैं उसके सिंटैक्स से इशू है, तो समझ नहीं आ रही, तो फिर वो बेसिकली इस तरह सेव कर सकता है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि जो रॉक SQL क्यूरीज हैं उसके अंदर जॉइंस भी होते हैं, उसके अंदर वेयर क्लॉज भी होती है, उसके अंदर ऑर्डर बाय क्लॉज भी होती है, उसके अंदर लिमिट की क्लॉज भी होती है। तो इस ये बेसिकली जो क्यूरी बिल्डर है ना एलोकेंट ORM के अंदर, इसके अंदर बेसिकली ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप वेयर का क्लॉज ऐड कर दें, ठीक है, मतलब उसका एग्जैक्ट सिंटैक्स मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन वेयर का क्लॉज ऐड कर दें। फिर यहाँ पे आप ऑर्डर बाय का क्लॉज ऐड कर दें, ठीक है। तो प्रोग्रामेटिक वे से आप बेसिकली जो अपनी क्यूरी है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, रादर दैन कि आप रॉ क्यूरी को खुद से लिखें। तो आप इसमें सारे के सारे ऑपरेशन जो कि 4 करोड़ ऑपरेशन हैं, आप बेसिकली प्रोग्रामेटिक वे से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग बाय अवॉइडिंग द क्यूरीज, ठीक है। बट एट दिस पॉइंट आई थॉट कि आप अगर रॉ क्यूरीज से भी इसको एग्जीक्यूट कर लें एट दिस पॉइंट, तो दैट वुड बी फाइन। लेकिन अगर आप में से कुछ स्टूडेंट जो हैं वो, हम नेक्स्ट वीक के अंदर ये क्योंकि कवर करेंगे इन डिटेल के ये एलोकेंट ORM क्या होता है, और ये माइग्रेशंस किस तरह क्रिएट करते हैं, कौन सी कमांड्स हैं, फिर मॉडल्स किस तरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर बेसिकली कंट्रोलर के अंदर ये जो मेथड्स हैं, और क्यूरीज भी देख लेंगे, फॉर एग्जांपल ऑर्डर बाय की क्लॉज भी देख लेंगे। तो जो लोग फॉर एग्जांपल इसको कंप्रीहेंड करके इंक्लूड कर देंगे, दैट वुड बी इवन बेटर एंड बेस्ट। तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर लें। पहले आप रॉ क्यूरीज यूज़ कर लें, जब आपका प्रोजेक्ट फंक्शनल हो तो लेटर में उसको कमेंट करने के बाद दूसरा जो मेथड है वो भी ट्राई कर लें। तो फंक्शंस आपके वही रहेंगे। आपने जो एक लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस क्रिएट कर ली हैं वो भी वही रहेंगी, व्यूज़ क्रिएट कर लिए हैं वो भी वही रहेंगे, ठीक है। और आपके जो राउट्स हैं वो भी वही रहेंगे। बस इसमें एक एडिशन ये हो जाएगी कि आप माइग्रेशंस के कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेंगे इंटरफेस से। यहाँ पे आर्टिजान के अंदर कमांड्स हैं, ठीक है, जिससे टेबल्स प्रोग्रामेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। आपको खुद PHP माई एडमिन के अंदर जाके मैनुअली टेबल्स क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। फिर आप इन टेबल्स के ऊपर यूजिंग मॉडल्स, यूजिंग दिस मैकेनिज्म,
कि जिसमें आप मेथड हैं आपके पास, आप क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर लें। तो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, लेकिन जस्ट आप अगर 20% ऑफ प्रोजेक्ट के लिए एलोकेंट ORM यूज़ कर लें, रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए क्यूरीज यूज़ कर लें, दैट्स फाइन एज वेल। आपको दोनों फ्लेवर्स का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अलॉन्ग विद एजेक्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीक। होपफुली आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल था। ये जो प्रोजेक्ट है ये मैं अपलोड कर दूंगा इन फाइल्स, जो आपकी फाइल्स टैब है ना, यहाँ पे फाइल्स टैब के अंदर आपका करंट मैं देखता हूँ, मैंने हमने शायद अपलोड नहीं किया हुआ, तो अभी मैं अपलोड करता हूँ इसको, ठीक है। PHP ऊप तक आपके पास लेक्चर्स हैं, इसके बाद एक लारावेल फ्रेमवर्क इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, और फिर ये वाला आपका जो लेक्चर है, ठीक है, जिसमें ये प्रोजेक्ट है। तो मैं सारा अपलोड कर दूंगा, आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से देख के अपने प्रोजेक्ट के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो महमूद? सर सवाल है कि मैंने जो फ्रेमवर्क यूज करना लाजमी है अगर वेबसाइट वो करनी बैकएंड बनाना है? हाँ, ये मैंडेटरी है। तरफ इसको आप किस, फॉर एग्जांपल किस हद तक यूज़ करेंगे इसका, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, लेकिन एज अ बेसिक सर्वर साइड डेवलपमेंट लारावेल फ्रेमवर्क को यूज़ करना लाजमी है। लेकिन इसमें मैंने डिफरेंट ऑप्शन बताए ना आपको अगर ये एलोकेंट ORM जो मॉडल है ये इतना अच्छा आपको गेट नहीं हो रहा इन दिस शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो आप रॉ क्यूरीज तो आती हैं ना, तो जो मैंने अभी प्रोजेक्ट आपको ये बताया जिसमें 4 करोड़ ऑपरेशन है, इसी को देख के आप अपने प्रोजेक्ट के कंटेक्स्ट में जो पैरामीटर्स हैं उसके साथ इसको रिलेट करके तो थोड़ा वेरी करके बना लें, ठीक है। लेकिन एज अ इन प्रिंसिपल जो है लारावेल फ्रेमवर्क फॉर द सर्वर साइड इज़ मैंडेटरी, लेकिन उसमें आप किस हद तक आप बेसिकली उसको यूज़ करेंगे कि 100% उसके जो एडवांटेजेस हैं उसको गेट करें, बेनिफिट्स को गेट करेंगे, बिल्कुल ही क्यूरीज को अवॉइड कर दें, ठीक है, और माइग्रेशन से टेबल क्रिएट करें, तो दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन, वो उसमें आप रॉ क्यूरीज यूज़ कर लेंगे सेपरेट। अभी तो यूज करना है, मैं इस सेंस में करूँ कि जनरल जो होता है कोई भी